अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अपनी इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे 3 मेजर टॉपिक्स रिलेटेड टू फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें पहली कैटेगरी हमारे पास है एलोट्रोपी, दूसरी है प्लाज्मा और तीसरी कैटेगरी है हमारे पास बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। एलोट्रोपी क्या होती है स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं। किसी भी एलिमेंट का नेचर में एक से ज्यादा इकसाम में पाए जाना, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल और एन एलिमेंट इन नेचर इन मोर देन वन फॉर्म्स और फिजिकल स्टेट्स इज टर्म्ड एज एलोट्रोपी। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एलोट्रोपी शो करते हैं, जिसमें सल्फर, फास्फोरस, कार्बन और टिन वगैरह जैसे एलिमेंट्स शामिल हैं। एलोट्रोपी दर हकीकत किसी भी एलिमेंट में एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट्स की वजह से पैदा होती है। जब वही सिमिलर एटम्स अपनी अरेंजमेंट चेंज करते हैं, यानी अपने फिजिकल स्ट्रक्चर्स चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास वो एलिमेंट नेचर के अंदर मल्टीपल अपीयरेंस शो करते हैं। आइए देखते हैं टेक्निकली कि हमारे पास एलोट्रोपी है क्या। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ केमिकल एलिमेंट in two or more forms or further forms which may differ in arrangement of atoms in crystalline solids is termed as allotropy, or the existence of an element in more than one crystalline form is known as allotropy. These forms of the elements are called allotropes or allotropic forms. किसी भी element की multiple appearances जो हमारे पास होती हैं नेचर में, वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहलाती हैं या फिर एलोट्रोप्स कहलाती हैं। दिस हैपेंस व्हेन द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट वे। डिफरेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट्स इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये वही बात है जो हमने आपको बहुत सादा अल्फाजों में समझाई थी कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स की जो वजह है वो ये है कि एटम्स अपनी अरेंजमेंट तब्दील कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ये फिजिकल अपीयरेंस, मल्टीपल फिजिकल अपीयरेंसेस शो करते हैं विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से इनकी कीमियाई और ज़ाहिरी खुसूसियात भी थोड़ी बहुत तब्दील होती हैं। ओनली सम एलिमेंट्स लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन एंड टिन आर एलिमेंट्स विच शो एलोट्रोपी। हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर या हमारे कोर्स में जो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि ग्रेफाइट। ये कार्बन का ऐसा एलोट्रोप है जिसमें हर कार्बन एटम 3 फर्दर कार्बन एटम से ज्वाइंट होता है। आइए देखते हैं। मैं यहां इनकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं। जब हर कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं, जो कि मल्टीपल रिंग्स फॉर्म करता है, जो कि 6 साइडेड रिंग्स होती हैं। जैसे कि मैंने एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनाया, एक और ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनाया और ये आपस में बॉन्डेड हो गए। इन 6 साइडेड रिंग्स को हम हेक्सागोनल शेप्स कहते हैं, जिसमें हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। उसकी वजह है क्योंकि कार्बन ग्रुप 4a का मेंबर है और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसूलन इसे 4 बॉन्ड्स बनाने चाहिए हर कार्बन एटम को। लेकिन यहां पर ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम 3 बॉन्ड्स बनाता है। इसका मतलब हर कार्बन एटम पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, यानी ये लगातार मूव होते हैं, मोबाइल होते हैं इन हेक्सागोनल रिंग्स के अंदर। और यही वजह है कि ग्रेफाइट को जब पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आइए देख लेते हैं। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू जस्ट 3 others leaving 1 electron as a spare. This results in atoms arranged in flat layers of hexagons, जो कि हैं 6 sided lattice या 6 sided ring structures with delocalized electrons. इसी के साथ साथ कार्बन का एक और एलोट्रोप है या एक और एलोट्रोपिक फॉर्म है, जो कि डायमंड है। डायमंड के अंदर हर कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, जो कि आपको इस स्क्रीन पे ये स्ट्रक्चर दिख भी रहा होगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। और ये एक स्ट्रॉन्ग लैटिस होता है। इसी की वजह से डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है अब तक का इंसानों का मालूम करता, और ये एज एन एब्रेसिव भी यूज होता है, यानी बफिंग पर्पस के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है।
आइए देखते हैं। डायमंड हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म जाइंट क्रिस्टलाइन लैटिस। अगली बारी आती है फुलरीन की। फुलरीन बकी मिनिस्टर बॉल्स भी कहलाते हैं, इन्हें बकी बॉल्स भी कहा जाता है, और यहाँ पे कार्बन एटम्स इंतहाई थिन लेयर के साथ स्फीयर फॉर्म्स, सिलिंड्रिकल फॉर्म्स या एक्स शेप में मौजूद होते हैं, एक फुटबॉल की तरह, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो आइए टेक्निकली पढ़ भी लेते हैं इसे। फ्लोरीन्स वेयर द कार्बन एटम्स आर bonded together in spheres, cylinders or egg-shaped formations. It is also known as Buckminster balls. फिर हमारे पास जो चौथी एलोट्रोपिक फॉर्म है, फोर्थ एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन की, वो है ग्रेफीन। ग्रेफीन एक थिनेस्ट, लाइटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट स्ट्रेची मटेरियल है, और ये बनता किससे है? ये होती है सिंगल शीट ऑफ ग्रेफाइट, यानी हेक्सागॉन्स ही होते हैं पर सिंगल शीट वाले। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, और मुझे उम्मीद है एलोट्रोपी से रिलेटेड ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जिसका नाम है प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। सबसे पहले प्लाज्मा की डिस्कवरी मिस्टर विलियम क्रूक्स ने 1879 में कैथोड रे की डिस्कवरी के दौरान की। प्लाज्मा होता क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। जब गैस के पार्टिकल्स को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके उन्हें आयोनाइज कर दिया जाए या कम प्रेशर पे इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज कर दिया जाए, यानी उनमें पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी पाए जाएं, तो इस एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर को हम कहते हैं प्लाज्मा। आइए देखते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन और कुछ हिस्ट्री। प्लाज्मा वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स इन 1879, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। इसी के साथ साथ इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एडिंग एनर्जी टू गैस। अब वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है, या हमारे पास कोई टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर सकते हैं किसी गैस को। एज अ रिजल्ट, some electrons left their atoms and form positive and negative ions by ionization। जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कैथोड रेस थी हमारे पास, जो कैथोड से निकल रही थी, जब वो किसी भी गैस के एटम से कोलाइड होती हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्राइकिंग के दौरान वो उस गैस को आयोनाइज कर देती हैं, यानी उसका न्यूक्लियाई पॉजिटिवली चार्ज सेंटर बन जाता है, कैटाइंस, और इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। जहां जहां कोलिजन्स नहीं होते वहां गैस के पार्टिकल्स भी बचते हैं डेफिनेटली। तो इन प्लाज्मा दीज चार्ज पार्टिकल्स रिएक्ट स्ट्रांगली टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, और यही चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करते हैं। इफ प्लाज्मा लूजेस हीट, the ions will reform into a gas, emitting the energy which had caused them to ionize। बहुत सादा सी बात है, अगर यही एक्साइटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स जो कि हाई एनर्जी पे मौजूद हैं, जब ये एनर्जी लूज कर देंगे अपनी, तो ये दोबारा से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी रिलीज करेंगे। प्लाज्मा इज सुपर हीटेड मैटर, हम ये कह सकते हैं, so hot that the electrons are ripped away from the atoms forming an ionized gas। तो आप ये भी कह सकते हैं इन शॉर्ट कि प्लाज्मा एक सुपर हीटेड मैटर है, या फिर ये आयोनाइज्ड गैस है जो कि स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना है। It means that the plasma is distinct state of matter containing a significant number of electrically charged particles that are cations and anions, which affect its electrical properties and behaviors। Some examples of daily life are as follows। अब प्लाज्मा की नॉर्मल एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या हैं और बहुत स्पेशल एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या हैं, इस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। जब हमारे पास लाइटनिंग होती है बारिश से पहले, यानी कहीं भी रेन होने से पहले जब बादल में गरज चमक पैदा होती है, तो ये भी एक नेचुरल एग्जाम्पल है प्लाज्मा की, जहाँ पे आपके पास हवा का दबाव यानी प्रेशर इंतहाई कम होता है, जिसे हम कहते हैं कि हफ्स हो गया या फिर प्रेशर रिड्यूस हो गया एयर का। तो वहाँ पे जब आपके पास चार्ज प्रोवाइड किया जाता है किसी गैस को, तो स्ट्राइकिंग ऑफ चार्ज से वहाँ पे भी गैस आयोनाइज होती है। तो आप कह सकते हैं लाइटनिंग एक नेचुरल अमल है प्लाज्मा का। इसी के साथ साथ हमारे पास जो जर्नल टेलीविज़न की स्क्रीन्स होती हैं, ये भी जो पुराने फिनोमेना पे काम करती हैं, यानी जो कैथोड रे के
कैथोड ट्यूब के ऊपर काम करती हैं, या फिर जो नियॉन साइंस हमारे पास होते हैं जिन्हें हम ट्यूब लाइट्स कहते हैं, जो कि एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सब के सब हमारे पास प्लाज्मा की एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसके अंदर गैस फिलअप होती है लो प्रेशर पे, और जब चार्ज प्रोवाइड किया जाता है तो वो हमारे पास एज अ प्लाज्मा एक्ट करती है। इसी के साथ साथ प्लाज्मा को डेकोरेटिव पर्पस और छोटे बच्चों के टॉयज के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल शामिल हैं प्लाज्मा लैम्प्स और प्लाज्मा ग्लोब्स। साइंटिफिक लेवल पर हमारे पास जो प्लाज्मा है इसे न्यूक्लियर जनरेटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कई गुना बेहतर है किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से। और अगर हम अपनी कायनात की बात करें तो 99.99% हमारे पास प्लाज्मा मौजूद है, जिसमें हमारे पास स्टार्स, नेबुलास, ये सब शामिल हैं। आइए टेक्निकली जरा इन पॉइंट्स को देखते हैं। द प्लाज्मा लैम्प्स एंड ग्लोब्स आर पॉपुलर इन चिल्ड्रन टॉयज एंड रूम डेकोरेशन। Scientists are experimenting with plasma to make a new kind of nuclear power called fusion, यानी जुड़ना एक तरीके से, which will be much better and safer than ordinary nuclear power with less radioactive waste. It comprises over 99% of the visible universe, जो हमें कायनात में दिखती हैं चीजें. In the night sky, plasma glows in the form of stars, nebulas, and even the auroras that sometimes ripple अबव द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये बहुत काम की बात है। एरोराज हमारे पास अक्सर आपने नॉर्थ और साउथ पोल पे ऐसी इमेजेस देखी होंगी कि आसमान जो है वो ग्रीन कलर का हो गया या आसमान जो है वो ब्लू कलर का हो गया। ये भी बेसिकली प्लाज्मा की वजह से होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है प्लाज्मा से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको आसानी से समझ आई होंगी। आइए बात करते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की, जो कि एक रिसर्च टॉपिक है और इसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसे सबसे पहले मिस्टर सत्येंद्रनाथ बोस और मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया और बाद में इसके ऊपर रिसर्च की मिस्टर एरिक कार्नल ने और कार्ल विमन ने, और इसका नाम BEC बैक यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है क्या। तो पहले तो इंतहाई सादा अल्फाजों में ये समझ लें कि जिस तरह प्लाज्मा एक हाईली एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर है, इसी तरह बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक हाईली अनएक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर है। यानी जिस तरह प्लाज्मा के अंदर जो गैस पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं या अनआयोनाइज फॉर्म में रहते हैं, उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, इसी तरह बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में पार्टिकल्स इतने अनएक्साइटेड होते हैं कि इनकी मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं होती। और दूसरी बात ये कि ये किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये नियरली एब्सोल्यूट जीरो पे एग्जिस्ट करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो बेसिकली 0 केल्विन टेम्परेचर है, जिसे डिग्री सेंटीग्रेड में -273 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है, और जहां पर थ्योरेटिकली किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की जो मूवमेंट है वो निग्लिजिबल होती है। दिस स्टेट ऑफ मैटर इज बेसिकली ऑपोजिट टू प्लाज्मा। इस चीज की एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। दे डिस्कवर्ड दैट as plasma are super hot and super excited atoms, the atoms in Bose-Einstein condensate BEC are totally opposite. They are super unexcited and super cold atoms. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम यह टर्म यूज कर रहे हैं कंडेंसेट, तो कंडेंसेशन होती क्या है ये भी समझ लें। एक ऐसा अमल, एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस जिसमें किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का टेम्परेचर लो करके उसके पार्टिकल्स को असेंबल कर दिया जाए ताकि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए या इससे नीचे जा सके। आइए देखते हैं। कंडेंसेशन हैपेंस व्हेन सेवरल गैस मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टुगेदर एंड फॉर्म अ लिक्विड, और ये लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर से होता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर से होता है। इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। गैसेस आर रियली एक्साइटेड और एनर्जेटिक एटम्स। When they lose energy, they slow down and begin to gather. They can gather into a one drop. अब ये बहुत काम की बातें, जरा तवज्जो से सुनिएगा। गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो जब वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं उनकी मूवमेंट भी स्लो डाउन हो जाती है, यानी तेज रफ्तारी स्लो मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो स्लो मोशन में कन्वर्ट हो जाती है तो जो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाना पसंद करते हैं वो इसके ऑपोजिट काम करते हैं, यानी एक दूसरे के करीब आते हैं। इतना करीब आते हैं कि या तो वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं या मजीद गैदर हो जाते हैं और एक सिंगल ड्रॉप में भी असेंबल हो सकते हैं। तो ये तो थी कंडेंसेशन से रिलेटेड थोड़ी मालूमात।
अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट में हम गैस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर इतना डिक्रीज करते हैं कि वो एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच जाए, दैट इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ BEC एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। एब्सोल्यूट जीरो इज अ टेम्परेचर where all the atomic activities stop theoretically, whose value is 0 Kelvin or -273 degree Celsius या degree centigrade. The back happens at super low temperatures. When we get a temperature near absolute zero, all molecular motions stops due to the depletion of energy, and atoms begin to clump or to assemble or to form clusters, यानी bunch बना लेते हैं. The result of this clumping is the BEC, Bose-Einstein condensate. कब? जब हमारा टेम्परेचर nearly absolute zero तक पहुंच जाए. In common, we cannot see this state in observable nature because it is very difficult to reach at very low temperature like absolute zero, that is -273 degree centigrade under normal lab conditions. उसका मतलब बहुत स्पेशल कैटेगरी में ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ऑब्जर्व किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, ये तो थे वो टॉपिक्स जो हमने अपनी इस वीडियो में कवर करे, जिसमें एलोट्रोपी, प्लाज्मा एंड बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट शामिल हैं. मुझे उम्मीद है ये टॉपिक्स आपको आसानी से समझ आए होंगे. मैं मिलता हूं आपसे अपकमिंग वीडियोस में. अंटिल देन, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री.